नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी का मिशन साउथ, पीएम मोदी का केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में चुनावी प्रचार, कन्याकुमारी से डीएमके और कांग्रेस पर जमकर बरसे मोदी। खत्म हुआ इंतजार, लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल होगा ऐलान। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे करेगा चुनाव की तारीखों की घोषणा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा किया सार्वजनिक। आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड नंबरों का भी खुलासा करने का दिया नोटिस। सीए पर बढ़ रही तकरार, केजरीवाल के घर के बाद अब हिंदू शरणार्थियों ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर किया जमकर विरोध प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़े, जमकर हुई नारेबाजी। ईडी समन मामले में केजरीवाल को कल होना है कोर्ट में पेश, पर पेशी से छूट की मांग को लेकर केजरीवाल पहुंचे सेशन कोर्ट। ईडी ने किया विरोध। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के मिशन साउथ की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों के दौरे पर हैं। पीएम मोदी चुनावी सीजन में 15 से 18 मार्च तक केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। आज पीएम मोदी ने कन्याकुमारी में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वो विपक्ष पर जमकर बरसे। पीएम ने कहा, तमिलनाडु में इस बार बीजेपी का प्रदर्शन डीएमके कांग्रेस इंडी गठबंधन के अहंकार को चूर कर देगा। पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ बीजेपी की कल्याणकारी योजनाएं होती हैं तो दूसरी तरफ इनके करोड़ों के घोटाले होते हैं। इंडिया अलायंस के ऊपर लाखों करोड़ों का 2G स्कैम है, कोयला घोटाला है, हेलीकॉप्टर स्कैम है। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन का घमंड टूट जाएगा। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, उससे पहले ही पीएम मोदी प्रचार के लिए निकल पड़े हैं। क्या है पीएम मोदी का मिशन साउथ? देखिए, मिशन साउथ कैपिटल टीवी ने करीब 2 महीने पहले हमने आप तक ये खबर पहुंचाई थी कि भारतीय जनता पार्टी ये टारगेट कर रही है कि जो टोटल 129 सीटें हैं साउथ इंडिया की, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये 129 सीटों के पूरे ब्लॉक में 60 सीटों का टारगेट प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया है। और मैं आपको बता दूं, अभी एक दिन पहले नेटवर्क 18 का सर्वे आया। उस सर्वे में तमिलनाडु में भी बीजेपी जीत रही है कुछ सीटें, केरल के अंदर में भी। ये वो राज्य है जहां कभी भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट, आप ये तो छोड़ दीजिए, विधायक भी नहीं है, लेकिन वहां से भी अच्छी खबरें आ रही है। और लास्ट मोमेंट, जो कि कल घोषणा हो जानी है, तो आज ये आखिरी मौका था प्रधानमंत्री मोदी को साउथ में जाकर के उन्होंने अपना परचम लहराया है। हमने कहा था साउथ इंडिया में 60, ये लुटियन गैंग, ये लेफ्ट लिबरल कबाल पत्रकारों का जो गैंग है, ये कह रहा है कि साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में दक्षिण भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी। जी, अगली खबर में बात लोकसभा चुनाव से जुड़ी आई बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंतजार खत्म हो गया है। चुनाव आयोग ने 16 मार्च को इलेक्शन का शेड्यूल जारी करने का ऐलान किया है। मतलब कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। खबरों के मुताबिक लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बाद सरकारें नई घोषणाएं नहीं कर सकेगी। हालांकि पहले से जारी विकास कार्यों को पूरा किया जा सकेगा। कल दोपहर के 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। क्या उम्मीद किया जाए, चुनाव आयोग कुछ सरप्राइज दे सकता है क्या? देखिए, अभी तो घोषणा हुई नहीं और लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। सबसे पहले खबर आई कि भाई कल घोषणा होगी, और उसके बाद ये भी सूत्रों के हवाले से, हालांकि सूत्र की क्या करना है, ये तो 7-8 फेजेस में चुनाव होते ही हैं। 2019 में हुआ, 2014 में हुआ। इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव तो हो नहीं सकते। अभी जो 7 फेजेस में हुआ है, टीएमसी वाले सबसे पहले कूदे, एक बार में चुनाव हो।
क्यों एक बार में चुनाव हो? ताकि सुरक्षा बल हर जगह मौजूद नहीं हो सके। जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, कल से ये बवाल मचेगा तो अभी से ही उसको समझ लेना चाहिए कि जैसे बंगाल में आपने 1000 ट्रूप्स को वहां पर रखा, 7 फेजेस में होंगे, तो 42 सीटों को 7 में अगर आप बांट लें तो आप हर जगह नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, सेंट्रल फोर्स, वो आप ज्यादा डिप्यूट कर सकेंगे। एक जगह हुआ, वहां पे इलेक्शन खत्म करने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस दूसरे फेज के लिए चुनाव करवाने के लिए आ जाएगी, फिर तीसरे फेज के लिए आ जाएगी। तो इस तरीके से सुरक्षा बलों की कमी नहीं होगी। और अगर आपने एक साथ कर दिया तो फिर बंगाल की पुलिस को लगाना पड़ेगा, बंगाल के अधिकारियों को लगाना पड़ेगा, और उसके बाद गड़बड़ करेंगे ये लोग। तो 7 फेजेस से इतना डर इन लोगों को लगना शुरू हो गया है कि ये चौंकाने वाली बात है। वैसे कल सारा शेड्यूल आ जाएगा और ऐसा लग रहा है कि ठीक 1 महीने बाद पहली वोटिंग जो है वो हम देख पाएंगे। जी, अब बात चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड की पूरी जानकारी दे दी है। चुनाव आयोग इस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी कर चुकी है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से एसबीआई को झटका दिया है। दरअसल एसबीआई की ओर से चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड के यूनिक कोड दिए नहीं गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इसके लिए सोमवार तक का समय दिया है। सोमवार तक सभी इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक कोड सुप्रीम कोर्ट को देने का आदेश दिया गया है। क्यों अब सुप्रीम कोर्ट यूनिक कोड के पीछे पड़ गया है? बिल्कुल सही, पढ़ना ही चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को कहां से चंदा आ रहा है, कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, ये हमारे जानने का अधिकार है। ये बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए इसमें तो सारे नंगे पकड़े गए। बीजेपी भी पैसे खा रही है तो कांग्रेस वाले भी पीछे नहीं है, टीएमसी भी खा रही है। पैसे उस हिसाब से मिल रहे हैं जिसको जितने जगह पे जिनकी सरकारें हैं, जितने सांसद हैं, उसी प्रोपोर्शन में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी को कम मिला है। ये टीएमसी वाले, कांग्रेस वाले ज्यादा खा गए। और दूसरी चीज, वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। किन किन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे दिए, नाम आ गया। अब राहुल गांधी क्या करेंगे? इसमें न तो अडानी का नाम है, ना अंबानी का नाम है, उनकी सब्सिडियरी कंपनीज का नाम हो सकता है। पता नहीं क्या किया होगा, नहीं किया होगा। लेकिन जो चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे, अगर अडानी का नाम आ गया होता, अभी सारे लोग उछल रहे होते। तमाम ये दलाल पत्रकारों का गैंग है, ये अडानी ने इतने पैसे दिए, ये अडानी ने इतने पैसे दिए, अंबानी ने दिए, ये तमाम चलता। लेकिन इन लोगों के नाम ही नहीं है। खैर, ये कोई मसला नहीं है। इस पे अगर विपक्ष इसे मुद्दा बना करके चुनाव में जाएगा तो इससे विपक्ष को एक भी जगह कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अब बात सीए पर मचे बवाल की। सीए लागू होने के बाद विपक्ष की तरफ से बयानबाजी जारी है। अरविंद केजरीवाल के सीए पर बयान के बाद हिंदू शरणार्थियों ने उनके घर के सामने कल विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी नजर आए थे और आज कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमकर विरोध हुआ। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हिंदू शरणार्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बैनर पोस्टर के साथ इंडी गठबंधन के नेताओं के खिलाफ हमला बोला गया। राहुल गांधी के माफी मांगने की मांग की गई। कल केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन, आज कांग्रेस के दफ्तर के बाहर। लगता नहीं है कि ये प्रदर्शन अब रुकने वाला है। बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। आप हिंदुओं और सिखों को बलात्कारी कहोगे, और आज केजरीवाल ने तो और भी मर्यादा लांघ दी। वो कह रहे कि ये पाकिस्तानी है, ये अफगानिस्तानी है, इनको जेल में होना चाहिए, और ये हुड़दंग मचा रहे हैं। क्या कहते हैं? मैं बार बार कहता हूं, आप ध्यान से सुनिए कि ये केजरीवाल जो है, ये 5 सेंटेंस बोलेगा तो उसमें 3 झूठ। क्या बोल रहा था ये? किसी आने के बाद हमने दरवाजे खोल दिए, 1.5 करोड़ लोग आ जाएंगे। भाई कैसे आएंगे 1.5 करोड़? भाई खुद को तुम पढ़े लिखे कहते हो, कैसे आ जाएंगे 1.5 करोड़? कहां से आएंगे 1.5 करोड़? पाकिस्तान में जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वहां की,
वो 20 लाख से ज़्यादा वहाँ हिंदू है ही नहीं। अफगानिस्तान में हिंदू और सिख मिलाकर के 1000 की संख्या में भी नहीं है। 30-40 लाख हिंदू बचे हुए हैं बांग्लादेश के अंदर, 1.5 करोड़ आ जाएंगे। कैसे तुमने यूपीएससी पास की है भाई? या तुमने ये सोच लिया है कि देश की जनता बेवकूफ है, कुछ भी बोल दो? आप कह रहे हो कि दिल्ली में महिलाओं को 1000 रुपए हर मंथ दिया जाएगा। दिल्ली में जो बहुत सारे जो एनजीओज और उसके फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, करीब 5 से 6 लाख इलीगल माइग्रेंट्स हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्याज, बांग्लादेशी मुसलमान। उनकी महिलाओं को दोगे या नहीं दोगे? ये बात बता दो। ये जो तुम्हारी सारी दलीलें जो चल रही है, जो हुड़दंग मचा रहे हैं, ये कर रहे, भाई दंगे होते हैं उसमें रोहिंग्या बांग्लादेशी मिलते हैं। इस दिल्ली में दंगा हुआ, वो उसमें इन्वॉल्व थे, टेररिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, पकड़े भी गए हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये केजरीवाल और विपक्ष सीए के ऊपर बुरी तरीके से फंस गया है। ये जितना बयान देता जाएगा उतना ज्यादा ये लोग अपनी पॉपुलैरिटी लूज करते जाएंगे। जी, अब बात अरविंद केजरीवाल की। 16 मार्च यानी कि कल केजरीवाल की पेशी होनी है, पर दिल्ली शराब घोटाले मामले में कोर्ट की तरफ से जारी समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी। केजरीवाल ने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी इसी मांग वाली याचिका पर आज दूसरे दिन भी कोर्ट में सुनवाई हुई। राउस एवेन्यू अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा। उसके बाद कोर्ट की तरफ से फैसला और कोर्ट ने साफ साफ केजरीवाल को आदेश दे दिया कि पेशी से कोई छूट नहीं मिल सकती है। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा। केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका। देखिए, कैपिटल टीवी शुरुआती दौर से कह रहा है कि बच नहीं सकता। इट इज एन ओपन एंड शट केस। आप कोर्ट के साथ आंख मचोली करोगे? कोर्ट को आप कह दोगे कि भाई ऐसा है कि मैं आ जाऊंगा सर 16 तारीख को, और 15 तारीख को याचिका डाल दोगे कि मैं बिजी हूं? तुमने क्या समझ रखा है, मजाक है? आम आदमी पार्टी का ये पार्टी मीटिंग है क्या कि जो मन मर्जी आएगा आप करोगे? और अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। क्या क्या बातें कह रहा था उसका वकील कि बड़े आम आदमी, बड़े सिंपल हैं, शर्ट बाहर पहन के चप्पल पहनते हैं। अरे वो जानबूझ के 44 नंबर का शर्ट खरीदता है, अड़ता 42 और खरीदता है 44 जानबूझ के कि वो लोगों को धोखा दे सके। जो व्यक्ति 4.5 लाख रुपए के, आप समझिए, बाथरूम कहानी याद है आपको, जो अपने घर में घर के लिए शीश महल बना ले, 9 लाख रुपए का पर्दा लगाए, तो वो फिर आम आदमी कैसे हुआ? कैसे होगी आम आदमी? और जब खबर आती है तो आप घुसने भी नहीं देते हो। तो इसकी तो अब जो कह सकते हैं कि समय इनका पूरा हो गया। कल इनको कोर्ट में जाना होगा, अगला समन आएगा और उसके बाद इनको तिहाड़ में जाना ही पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।